नीट 2023 के अंदर जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर थे हमने देख लिया है। उसके बाद बोटनी के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जितने भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन थे, डायरेक्ट सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, हमने देख लिया है। अब बारी है फिजिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कंक्लूड करना कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बोटनी या फिजिकल, इनमें 100% एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। इसीलिए अब एनसीईआरटी केमिस्ट्री को भी खासकर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को पूरी अच्छे से शिद्दत से फॉलो करो बायो की तरह। ठीक है, बस फिजिकल केमिस्ट्री से 3 असर्शन रिजिड टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं और ये केमिस्ट्री का पूरा एनालिसिस है। नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा, इसको देख लेना। चलो, पहला क्वेश्चन जो है असर्शन एडिशन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन दे रखा है कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, यानी गिब्स एनर्जी का ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है। वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड्स अपॉन दी एन, ये असर्शन है। रीजन में दे रखा है कि ई सेल यानी कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एनसीईआरटी के अंदर ये सेम इक्वेशन दे रखा है, बहुत ही फेमस इक्वेशन है गिब्स एनर्जी का, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। जो रीज़न जो है यहाँ पे दे रखा है कि ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द एन। देखो बस यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है कि एंड दे रखा है, देयरफॉर दोस भी नहीं दे रखा, तो ये ज़्यादा ही सही होता। तो इसीलिए आकाश कैंसर की में इसका आंसर 4th दे रखा था, यानी कि सर्सन सही है, रीजन सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन एनडीए के जो प्रोविजनल आंसर की है उसमें ये था कि दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, और ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर भी क्वेश्चन था कि ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये सेम लाइन ही दे रखा है यहाँ पे भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द इंटरेक्टिंग पार्टिकल। ठीक है, इसमें कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, ये सेम लाइन दे रखा है स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। इसमें सारे फोर्सेस होंगे नॉट इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को छोड़ के बाकी सारे होंगे, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस यानी कि आयनिक फोर्स बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, ये दोनों नहीं होंगे। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होंगे, कोवैलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग नहीं होंगे, और डिस्पर्सन फोर्स भी होगा, यानी कि डी को छोड़ के सारे होंगे, यानी कि ए बी सी ई, यानी कि सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इसीलिए स्टेट्स ऑफ मैटर का सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये सरफेस केमिस्ट्री से है कि प्यूमिस स्टोन किस टाइप के कोलोइडल्स का एग्जाम्पल है। तो एनसीईआरटी के अंदर ये टेबल ही दे रखा है जो कि बहुत ही फेमस है। इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम हॉट टाइप के कोलोइडल्स का क्या है। तो सॉलिड शोल जिसमें कि गैस डिजॉल्व इन सॉलिड होता है, इसका एग्जाम्पल है प्यूमिस स्टोन। तो ये सीधा आ गया था पेपर में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर से। इन्होंने 5 स्टेटमेंट बनाया पूरे 2 पेज से। ठीक है, और इसको एक में कंपाइल करके पूछ दिया। पहला जो स्टेटमेंट है कि एटम ऑफ ऑल एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी कि किसी भी एटम के अंदर 2 फंडामेंटल पार्टिकल होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लाइन बहुत ही बेसिक है, लेकिन आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो ये गलत है। अगला दे रखा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31 kg। हाँ, ये सही है, एनसीईआरटी में यहाँ पे एग्जैक्ट दे रखा है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है ऑल द आइसोटोप ऑफ ए गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये अच्छा लाइन था, एनसीईआरटी के अंदर सेम लाइन दे रखा है कि ऑल द आइसोटोप ऑफ ए गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल बिहेवियर, प्रॉपर्टी सेम ही है, तो ये सही है। अगला दे रखा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियंस। ये गलत है, बिकॉज जो न्यूक्लियंस के अंदर पाया जाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियन। प्रोटॉन तो पाया जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और इसको बोलते हैं न्यूक्लियन, तो डी भी गलत। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये स्टेटमेंट सही है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि बिल्कुल एनसीईआरटी की सेम लाइन है। सो करेक्ट आंसर जो है बी सी ई है, ए गलत है और डी गलत है। ठीक है, देखो ये 5 स्टेटमेंट एनसीईआरटी से बनाया और एक क्वेश्चन में फ्रेम कर दिया। अगला जो क्वेश्चन है सरफेस केमिस्ट्री से, हेट्रोजीनस कैटालिसिस का एग्जांपल कौन सा है। तो एनसीईआरटी के अंदर होमोजीनस और हेट्रोजीनस कैटालिसिस का पूरा एग्जांपल दे रखा है 5-5। ठीक है, होमोजीनस कैटालिसिस के एग्जांपल में ये सारे हैं और हेट्रोजीनस के एग्जांपल में अभी और दे रहा था, लेकिन मैंने बस ये लिख रखा है।
पहला जो देखते हैं कि करके, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर कैटलाइज बाई H+ आयन। देखो ये यहाँ पे दे रखा है होमोजीनस कैटालिसिस के अंदर हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज कैटलाइज बाई H+ आयन। ठीक है, सही है। जो अगला दे रखा है डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये भी होमोजेनस कैटालिसिस का एग्जांपल है, लेकिन अगले पेज में दे रखा था, मैंने अभी नहीं लिया है। जो थर्ड दे रखा है कॉम्बिनेशन बिटवीन डाइहाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन, ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के अंदर सेम एग्जांपल दे रखा है। कॉम्बिनेशन जब हम डाइहाइड्रोजन का करते हैं अमोनिया का प्रिपरेशन करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन हैबर्स प्रोसेस के अंदर, तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। देखो अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में है तो इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। यहाँ पे देखो गैसियस और ये सॉलिड है, तो ये हुआ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में है तो इसको बोलेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। ये सारे गैसियस है तो ये हुआ होमोजीनियस और ये हुआ हेट्रोजीनियस। तो पूछ रखा है हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल कौन सा है, तो थर्ड हुआ। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है ये सबसे पूरा पेपर का इजी क्वेश्चन था। पूछ रहा है रिलेशन क्या होगा इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच में। सो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT आपको हर जगह मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है बोयल्स लॉ का करेक्ट ग्राफ क्या होगा। तो बोयल्स लॉ जो है ये बताता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होगा, तो PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन से हम P और V के बीच में रिलेशन ड्रॉ कर लेंगे। फिर y इक्वल टू mx जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है उससे स्लोप का रिलेशन पता करेंगे टेम्परेचर से, तो स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर से। जितना ही ज़्यादा स्लोप होगा उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा। सबसे ज़्यादा स्लोप T3 का है तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी T3 का होगा। ठीक है, यानी कि फोर्थ सही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में दे रखा है ये का करेक्ट रिलेशनशिप क्या है, यानी कि ये होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो एनसीईआरटी में दे रखा है 2l+1, ये होता है दोनों के बीच में रिलेशन। इससे हम एल के टर्म्स में निकालना है हमको, क्वेश्चन में एल के टर्म्स में दे रखा है, तो एल को इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा एल इक्वल टू n-1/2, ये फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है ये भी असर्शन टाइप क्वेश्चन है। ये सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है अभी तक भी। हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस। असर्शन बिल्कुल सही है। ये सॉल्यूशन के अंदर भी दे रखा है और पी ब्लॉक के अंदर भी दे रखा है कि हीलियम को यूज़ करते हैं इन द स्कूबा ड्राइवर्स टू डाइल्यूट ऑक्सीजन। और यहाँ भी दे रखा है कि हीलियम इज यूज्ड एज ए डाइल्यूएंट फॉर द ऑक्सीजन इन द मॉडर्न डाइविंग एपरेटस। मेन जो दिक्कत है रीजन के अंदर है, यहाँ पे दे रखा है हीलियम एज हाई सोलबिलिटी इन ऑक्सीजन, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है कि हीलियम एज लो सोलबिलिटी इन ब्लड। तो ये स्टेटमेंट एनटीए के प्रोविजनल आंसर के अनुसार ये सही है, क्योंकि वहाँ पे दे रखा है कि हीलियम एज हाई सोलबिलिटी इन ऑक्सीजन सही है, क्योंकि दोनों गैसियस हैं और गैसियस एक आपस में हाईली सोलबल होते हैं। तो एक्सर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है ये रिडॉक्स रिएक्शन क्वेश्चन है। इसको बैलेंस करना है, कुछ नहीं करना, बैलेंस करना है। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी का इंटरेस्ट क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। देखो आप कोई भी कोचिंग का पैकेज कर लो, आप 50 क्वेश्चन करोगे, उसमें से प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आप वहीं एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे इंटरेस्ट का, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि वो नहीं तो उस पर बेस्ट क्वेश्चन जरूर आएगा। ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी की तरफ दे रखा है और पूरा स्टेप वाइज इसको बैलेंसिंग किया हुआ है, और फाइनल पूछ दिया इसका बैलेंस करके बताओ क्या होगा। तो देख लो, अगर जो बच्चा ये करके गया होगा वो एग्जाम में तुरंत कर देगा मोस्ट एक्यूरेसी के साथ। तो ये क्वेश्चन देखा था कि K2Cr2O7 का रिएक्शन कराते हैं Na2SO3 से, इसको रिएक्शन को पूरे बैलेंस करो और फाइनल जो रिएक्शन आएगा ये आएगा, यानी कि A, B, C का वैल्यू पता करना था, तो 138 होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन 138। ये यहाँ पे स्टेप वाइज पूरा बैलेंस भी किया हुआ है एनसीईआरटी के इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी कि जिसमें आउटर मोस्ट और वाइट सील के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो बताना है किनका नहीं है। तो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है तीनों टाइप के जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है उनका, जैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल वाले और एक्सपेंडेड ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिसका है 8 से कम है, जैसे कि BH2 और AlCl3, तो यहाँ पे दे रखा BeCl2 और AlCl3। अगला दे रखा है ये है एक्सपेंडेड ऑक्टेट,
यानी कि जिनका ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, PF5 या PCl5। तो इन तीनों का जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 1 2 3, तो थर्ड ऑप्शन होगा। और NCERT में अच्छे से दिया रखा है पूरा सबका एग्जाम्पल डिटेल में। अगला जो क्वेश्चन है, लेविस एसिड इसमें से कौन सा है? ठीक है, ये तो आपको ग्रुप 13 के अंदर मिल जाएगा सेम क्वेश्चन, और इक्विलिब्रियम के भी अंदर है। यहाँ पे दे रखा है कि BF3 जो है लेविस एसिड है, और इसका रिएक्शन भी करा के दे रखा है लेविस बेस के साथ, और ये है बोरोन एडक्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है। देखो सबसे अच्छा देखो क्वेश्चन ये देखा है, कंपाउंड है जो कि 2 एलिमेंट से फॉर्म हुआ है, A और B से। एलिमेंट B फॉर्म कर रहा है क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड A ऑक्युपाई कर रहा है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? देखो B जो है CC पे है तो B = 4 होगा। A जो है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? अगर ये 4 है तो ये 8 होगा, तो 1/3 यानी कि 8/3। तो ये होगा फार्मूला कंपाउंड का। इसको फ्रैक्शनलाइज कर देंगे तो A2B3 आएगा। ये रहा नीट का क्वेश्चन। सॉलिड स्टेट के NCERT के इंटेस्ट के क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दे रखा है कि कंपाउंड है फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट M और N। वाह, NTO ने बस क्या किया, M और N को A और B से चेंज कर दिया, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। N जो है फॉर्म CCP एंड M ऑक्युपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? इसका भी होगा M2N3, इसका A2B3। इन पूछते x + y का सम क्या होगा, तो 5 होगा। यानी कि देख लो NCERT के इंटेस्ट से सेम क्वेश्चन है बिना किसी चेंज के। ठीक है, अगर ये आप ऐसे क्वेश्चन करके जाओ तो यहीं आने वाले हैं। तो आप कोई किसी भी कोचिंग का पैकेज करो, लेकिन पहले NCERT की इंटेस्ट करने के बाद केमिस्ट्री के अंदर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 1 एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाइज इन 1 यूनिट सेल ऑफ FCC। कितना फ्रैक्शन लाई करेगा एज सेंटर्ड वॉइड का? देखो सॉलिड स्टेट के अंदर दे रखा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है बॉडी सेंटर पे होता है और एज सेंटर पे होता है, 2 एज होता है। NCERT के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो दे रखा है कि एक एज जो है 4 एडजेसेंट यूनिट सेल से शेयर होता है, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन होगा 1/4 होगा ईच यूनिट सेल के अंदर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ये यहाँ पे दे रखा था अच्छे से। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है ये है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या किसी रिएक्शन का 0 हो सकता है? असर्शन है कि अ रिएक्शन कैन हैव 0 एक्टिवेशन एनर्जी। बस कॉन्ट्राडिक्शन इसी लाइन में है। ठीक है, NTA के प्रोविजनल आंसर की में ये दे रखा है कि नहीं, किसी भी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 0 नहीं हो सकता। NCERT के अंदर पूरे एक पेज पे एक ही चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो और ये लाइन एक्सैक्ट तो NCERT में नहीं दे रखा, लेकिन इससे ही कुछ इन्होंने कंक्लूड किया कि किसी भी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 0 नहीं हो सकता। रीजन तो बहुत सिंपल है, ये तो डिफिनेशन ही एक्टिवेशन एनर्जी का कि मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स सो डेट देयर बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनेशन ही है। ठीक है, लेकिन जो असर्शन है ये मेन प्रॉब्लम है। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन का 0 नहीं हो सकता। देखो आकाश के अंदर से आंसर गलत दे रखा था, 4th दे रखा था, यानी कि असर्शन और रीजन सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये गलत है बिकॉज असर्शन ही गलत है, रीजन सही है, तो सेकंड होगा इसमें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है ये केमिकल काइनेटिक्स से नहीं है, इक्विलिब्रियम से है। ये रिएक्शन दे रखा है, यहाँ पे सबका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, फिर टेम्परेचर है 300 केल्विन। गिब्स एनर्जी क्या होगा हमको ये बताना है। ये सेम क्वेश्चन NCERT इंटेस्ट के अंदर भी है। ये रिएक्शन दे रखा है, टेम्परेचर है 300 केल्विन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, ये बताना है कैलकुलेट द गिब्स एनर्जी। यहाँ भी गिब्स एनर्जी निकालना है, यहाँ भी गिब्स एनर्जी निकालना है। बस डिफरेंस ये है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसके लिए ΔG = -RT ln Kc। बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे दे रखा है, इसको पुट करना है और वैल्यू आ जाएगा। NCERT में ये क्वेश्चन था। नीट में जो क्वेश्चन है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, आपको निकालना पड़ेगा। तो Kc = प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा, यानी कि 10 वैल्यू आ जाएगा। बस इस फॉर्मूला को यूज़ कर लिए, ΔG = -RT ln Kc पुट कर दिए और ये फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये देख लो सेम क्वेश्चन है, बस हल्का सा मॉडिफाइड कर दिया। इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा था, उसमें और निकालने के लिए भी बोल दिया उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है ये हाइड्रोकार्बन से है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में। NCERT में साफ एक दे रखा है यहाँ पे कि जब हम सोडियम इथेनॉइड का सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो मीथेन का फॉर्मेशन होता है।
अब देखते हैं नीट में क्या है। वेट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथेनोएट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। यानी कि जब सोडियम इथेनोएट को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसके 2 मोल का वेट क्या होगा। बस सिंपल ये इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है। जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा मीथेन होगा, इसके 2 मोल का, तो 1 मोल का वेट जो है 16 ग्राम होगा, 2 मोल का वेट 32 ग्राम होगा। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था और ये नीट का क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है ये दे रखा है केमिकल काइनेटिक्स से कि रेट दे रखा है, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को ट्रिपल करते हैं और बी को कांस्टेंट रखते हैं तो इनिशियल रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ए जो है रेट जो है ए के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। अगर ए के कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल करेंगे तो रेट जो है 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर रखा था। ऐसे तो क्वेश्चन ये बहुत इजी है, आप मतलब जब केमिकल काइनेटिक्स को अच्छे से करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपको मिलेगा। एनसीईआरटी के अंदर जो दे रखा था रेट इजकल टू के, ए भी है। अगर हम रिएक्टेंट बी को डबल करते हैं, ए को कांस्टेंट रखे तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डबल हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है इसमें। तो देखो ये सेम टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। अगला जो क्वेश्चन है ये है पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन। बोल रहा है कि अगर ये सारे एलिमेंट अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लें तो लार्जेस्ट साइज किसका होगा। देखो पहले तो सब को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज करते हैं, तो नाइट्रोजन का N3- होगा, सोडियम का ये होगा, तो ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएंगे क्योंकि सब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे हैं तो सब पे 10 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एनसीईआरटी के अंदर जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मोस्ट पेटेंट क्वेश्चन है ये है कि सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का साइज का ऑर्डर क्या होगा। आपको इतनी बार ये क्वेश्चन मिलेगा कि क्या बताया जाए। देखो मोर नेगेटिव चार्ज मोर दी साइज, मोर पॉजिटिव चार्ज लेस दी साइज, ये होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा जो होगा N-3 का होगा, यानी कि नाइट्रोजन वाले का होगा। ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर दे रखा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, इनके साइज़ का ऑर्डर अरेंज कर दो। तो मोर नेगेटिव चार्ज मोर दी साइज, मोर पॉजिटिव चार्ज लेस दी साइज। तो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सेम क्वेश्चन दे रखा। अगला जो क्वेश्चन था कि ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, कंडक्टिविटी दे रखा है KCl का, रेजिस्टेंस दे रखा है KCl का, सेल कांस्टेंट आपको बताना है क्या होगा। तो ये तो होता है कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। बस आपको सेल कांस्टेंट निकालना है, ये दोनों वैल्यू दे रखा है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर पेज नंबर 93 पे, ये देखो यहाँ पे दे रखा है 3.9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है कि कंडक्टिविटी ऑफ KCl जो है इतना दे रखा है, सेल कांस्टेंट आपको निकालना है इफ़ कंडक्टिविटी जो है ये है, यानी कि रेजिस्टेंस दे रखा है 1500 ओम, कंडक्टिविटी जो है ये दे रखा है, सेल कांस्टेंट क्या होगा निकालना है। यहाँ भी दे रखा है कंडक्टिविटी दे रखा है, ये सेल रेजिस्टेंस दे रखा है, ये सेल कांस्टेंट निकालना है, यानी कि बस वैल्यू डिफरेंट है, क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम है और ऐसे आ जाएगा इसका भी। अगला जो क्वेश्चन था, देखो ये इकलौता क्वेश्चन था जो कि आपको एनसीईआरटी में से डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ये क्वेश्चन आपके टीचर के लेक्चर से सॉल्व होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हर एक अच्छे टीचर अपने नोट्स में ज़रूर कराता है, तो इसलिए ये फिजिकल में ज़रूरी है कि आप एक अच्छे टीचर का नोट्स जरूर फॉलो करें। एनसीईआरटी का इंट्रेस्ट जरूर करें, लेकिन नोट्स भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दे रखा है कि मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% ऑफ प्योर लाइमस्टोन। देखो जो लाइमस्टोन होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट करते हैं तो CO2 रिलीज होता है। अगर 1 मोल इसको हीट करेंगे तो 1 मोल CO2 रिलीज होगा। अगर 20% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि देखो अगर ये 100 ग्राम हो तो ये 44 ग्राम रिलीज होगा। अगर 20% प्योर है यानी कि 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कितना CO2 रिलीज होगा, बस ये फाइंड करना था। तो 100 ग्राम से 44 ग्राम रिलीज हो रहा है, तो 4 ग्राम से इतना रिलीज होगा 1.76, फोर्थ ऑप्शन। सो थैंक्स अलॉट पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब तक हमने नीट 2023 का फिजिक्स, बोटनी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हुए थे हमने देख लिया। ठीक है, अब नीट मणिपुर को भी कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।